हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। अभी तक हमने कंज्यूमर थ्योरी को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया था और पिछले कुछ वीडियो से हम प्रोड्यूसर थ्योरी को डिस्कस कर रहे थे। आज की इस क्लास में हम प्रोड्यूसर थ्योरी के जो पीवाईक्यूज हैं उन्हीं का डिस्कशन करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना एक कमेंट छोड़ते जाइए। अगर आप अपना कोई फीडबैक देना चाहते हैं या आपको ऐसा लगता है कि हमें कोई चीज़ में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या आपके पास कोई बेटर इनपुट्स हैं, तो भी आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन कर सकते हैं। वी आर वेटिंग फॉर योर फीडबैक्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। मैच द इकोनॉमिस्ट विद देयर फील्ड ऑफ कंट्रीब्यूशन, यानी कि इन इकोनॉमिस्ट ने किन फील्ड में कंट्रीब्यूट किया है हमें वो बताना है। सबसे पहले है स्लस्की। तो स्लस्की ने कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस जो है वो बताया है। स्लस्की ने बताया था कि जो प्राइस इफेक्ट हमारा होता है, स्लस्की ने हमें बताया था कि जो हमारा प्राइस इफेक्ट होता है हम उसको कैसे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। दैट्स व्हाट स्लस्की हैज टॉट अस। तो ए का क्या ऑप्शन करेक्ट हुआ? ए का ऑप्शन करेक्ट हुआ थर्ड। अब ऑप्शन में देखिए, जहां पे ए का थर्ड नहीं है वो कट कर दीजिए। ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है? ए का सेकंड, ये गलत। ऑप्शन बी में ए का थर्ड दिया हुआ है तो इसको हम रखेंगे। ऑप्शन सी में ए का फर्स्ट दिया हुआ है, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन डी में ए का फोर्थ दिया हुआ है, ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो ए का थर्ड केवल एक ऑप्शन में दिया हुआ है। हमारा जो ऑप्शन बी है वो सही हो गया। देखिए, अगर आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे या जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बता रही हूं, अगर आप उन टिप्स एंड ट्रिक्स का यूज करेंगे तो ट्रस्ट मी, आपको कभी भी जो टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम होता है, एग्जाम में जो ये इशू होता है बच्चों को कि हमारा पेपर छूट गया, हम तो पूरा पेपर पढ़ ही नहीं पाए, हमें तो आता था हम नहीं कर पाए। तो टाइम मैनेजमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, उसका आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। जैसे अगर एग्जाम की बात करें, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया होता तो आप इस क्वेश्चन को 1 मिनट में कर सकते थे। आपको पता था स्लस्की ने कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस दिया है, ऑल्दो आपको कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, आप बाकी कुछ जानते भी नहीं है, आपने इन तीनों इकोनॉमिस्ट के नाम कभी सुने भी नहीं है लाइफ में, फिर भी आप इसको सही कर सकते थे ओनली यूजिंग एप्लीकेशन ऑफ माइंड। बस अपना माइंड को आपको ओपन रखना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में तो 1 मिनट में सॉल्व हो गया, लेकिन हम यहाँ पे एग्जाम नहीं सॉल्व कर रहे हैं, हम यहाँ पे पीवाईक्यू को डिस्कस कर रहे हैं, तो हम हर एक चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेकंड ऑप्शन है एरो। मैंने आपको बताया था कि जो एरो है उनका प्रोड्यूसर थ्योरी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। जो सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन होता है, जिसको हम कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्शन फंक्शन भी कहते हैं, ये जो प्रोडक्शन फंक्शन है बेटा, ये 4 इकोनॉमिस्ट ने दिया था, एरो, चेनरी, मिनहास एंड सोलो। इसमें से केवल एक, 4 इकोनॉमिस्ट ने कंबाइंड काम करके एक प्रोडक्शन फंक्शन दिया था। उन चारों में से किसी एक का नाम उठाया और इन्होंने क्वेश्चन बना लिया। तो बी का क्या हो गया? बी का हो गया फोर्थ। ठीक है, बी का फोर्थ। नेक्स्ट इज लियोनटिफ। लियोनटिफ ने हमें इनपुट आउटपुट एनालिसिस दिया था जब हमने मैथमेटिक्स को पढ़ा। मैथमेटिक्स में मैंने आपका इनपुट आउटपुट एनालिसिस जो है वो बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से कराया है, और इनपुट आउटपुट एनालिसिस में मैंने आपको ये बताया है कि किस तरीके से जो डिफरेंट फर्म्स होती हैं वो इंटरडिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, तो सी का क्या हो गया? हमारा सेकंड हो गया। डेंजिंग, इन्होंने हमारी लीनियर प्रोग्रामिंग दी थी। लीनियर प्रोग्रामिंग जो है, डी का फर्स्ट लिख देती हूँ। डेंजिंग ने जो लीनियर प्रोग्रामिंग दी थी वो हमारा एक वन ऑफ द ऑप्टिमाइजेशन मेथड है। जब मैंने आपको बताया कि हम ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं, यानी कि जो प्रोड्यूसर है वो कॉस्ट मिनिमाइजेशन की बात करता है, कंज्यूमर जो है वो सेल्स, कंज्यूमर जो है वो अपने सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइजेशन की बात करती है, फर्म जो है वो अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करते हैं, यानी कि सब अपने अपने रिस्पेक्टिव ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं विद द गिवन कंस्ट्रेंट्स। तो उसको करने का एक तो तरीका हमने कैलकुलस से निकाला था कि फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए, उसको 0 के इक्वल रखिए, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चेक कीजिए, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में मैक्सिमा की कंडीशन बन रही है, मिनिमा की कंडीशन बन रही है। उसी तरीके से ऑप्टिमाइजेशन का जो दूसरा एक तरीका है
वो है लीनियर प्रोग्रामिंग। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा, इतने में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। हमने जो बी ऑप्शन देखा था, देखिए वो बिल्कुल ठीक है, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकंड, डी का फर्स्ट। मैं अगेन इस बात को कह रही हूँ कि हम यहाँ पे PYQ क्वेश्चंस करा रहे हैं, इसीलिए मैं सारी चीजें डिस्कस कर रही हूँ। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप इसे 1 मिनट में सॉल्व करके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। Among normal cost curves, which one of the following curves does not have a minimum point? ऐसी कौन सी कॉस्ट कर्व है जिसका मिनिमम पॉइंट नहीं होता है? तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है उसका कोई भी मिनिमम पॉइंट जो है वो नहीं होता है। और ऐसा क्यों होता है? मैं आपको 4 से 5 बार बता चुकी हूँ, ये जो एवरेज फिक्स्ड का क्वेश्चन है, ये 4 से 5 बार अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। और मैंने आपको बताया है कि जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होती है, ये हमेशा डिक्रीजिंग होती है। दिस इज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, और ये एसिम्प्टोटिकली टच करती है, एसिम्प्टोट्स बनाती है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ। यानी कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बहुत करीब तो पहुंचती है, पर उसे कभी भी टच नहीं करती है। एवरेज फिक्स कॉस्ट जो होती है उसका कोई भी मिनिमम पॉइंट नहीं होता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारा आउटपुट बढ़ता है, जैसे जैसे हमारा आउटपुट बढ़ता है, हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट कम ही होती जाती है। इसीलिए इसका कोई भी मिनिमम पॉइंट नहीं होता है। और इसकी शेप को हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि किसी भी एक पॉइंट से अगर हम रेक्टेंगल ड्रॉ करें तो हर एक पॉइंट से ड्रॉ होने वाले रेक्टेंगल का जो एरिया है वो क्या रहता है? सेम रहता है। ठीक है। और हम जानते हैं, अगर आप ये भी नहीं जानते तो आपको ये पता होगा, मैंने बताया है कि एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इन तीनों कॉस्ट की जो कर्व होती है वो यू शेप होती है। और जब भी कोई कर्व यू शेप होती है तो वो कहीं ना कहीं अपना मिनिमम पॉइंट जो है वो रखती ही रखती है। यू शेप कैसे बनती है? दिस इज आउटपुट, दिस इज कॉस्ट। यू शेप ऐसे बनती है। तो किसी भी कर्व का यू शेप होने का मतलब ही ये होता है कि उस कर्व पे कोई ना कोई मिनिमम पॉइंट तो होगा ही होगा। पहले हमारी जो कॉस्ट है वो कम होती है, मिनिमम पॉइंट को बढ़ती है। ठीक है। जैसे हम आउटपुट बढ़ाते हैं, मिनिमम पॉइंट को टच करने के बाद ही हमारी जो कॉस्ट है वो बढ़नी शुरू होती है। तो अगर आपको इतना भी पता है कि एवरेज कॉस्ट भी हमारी यू शेप होती है, मार्जिनल कॉस्ट भी हमारी यू शेप होती है, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी हमारी यू शेप होती है, तो हम बहुत इजीली ये पता लगा सकते हैं कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एक ऐसा कॉस्ट है जो कि यू शेप नहीं होती है, इसकी शेप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। ठीक है। इतने में कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर ए कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन Q इज इक्वल टू 100 L की पावर 0.7 K 0.3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? देखिए, कई बार ना बच्चे क्वेश्चन पढ़ने में बहुत गलती करते हैं। जब आप एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, तो आपको टाइम मैनेजमेंट का प्रेशर होता है, आपको परफॉर्मेंस का प्रेशर होता है। उस प्रेशर में क्या होता है कि आप कई बार अपना जो क्वेश्चन है उसको गलत पढ़ लेते हैं। तो प्लीज मेक श्योर कि आप क्वेश्चन को गलत ना पढ़ें, क्वेश्चन को आप सही से पढ़ें। तो नॉट ट्रू यानी कि इसमें से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की नहीं है? इट इज ए लीनियर होमोजीनियस फंक्शन, ये बात तो करेक्ट है। जो भी कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो लीनियर होमोजीनियस फंक्शन तो होता है। लीनियर होमोजीनियस फंक्शन से क्या मतलब होता है कि हम जिस रेशो में इनपुट बढ़ाते हैं, सेम रेशो में हमारा आउटपुट भी बढ़ता है। अगर हम अपना लेबर और कैपिटल 10% से बढ़ाएंगे तो हमारा जो आउटपुट है वो भी
10 की पावर 1 से बढ़ जाएगा अगर लीनियर होमोजीनियस है, या जो भी डिग्री होगी उस डिग्री से बढ़ जाएगा। तो ये तो सही बात है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, करेक्ट, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल होता है। और अगर आप इस प्रोडक्शन फंक्शन की बात करें तो मैंने आपको क्या बताया था कि हम अगर एक्सपोनेंट्स का सम करते हैं तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है या नहीं है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अल्फा क्या है हमारा 0.7, बीटा क्या है 0.3, इनको आप ऐड कर दीजिए तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0.7 प्लस 0.3 इज इक्वल टू 1, विच इज कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। तो सेकंड भी हमारा ठीक हो गया, फर्स्ट भी ठीक हो गया। इट इज हैविंग जीरो इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन, नहीं, ये गलत है। कल की क्लास में जब मैंने आपको इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन पढ़ाया था तो इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन में मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया था कि जो इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन होता है वो कॉक डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के केस में यूनिटी होता है। इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, यूनिटी होता है या फिर 1 होता है, ठीक है। तो ये गलत हो गया, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, करेक्ट, यूनिट होता है। मैंने आपको क्या बताया, जब हमारे पास दो ऑप्शन हो और वो दो ऑप्शन एक दूसरे के ऑपोजिट हो तो जनरली जो एग्जामिनर होता है वो उन क्वेश्चन को इसीलिए एग्जाम में डालते हैं ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। बट अगर आप स्मार्ट हैं तो 95% केसेस में उन्हीं दो में से कोई एक आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें क्या है, हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन बिलो आर स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज assertion एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन। assertion एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है। Constant elasticity of substitution production function covers a large class of production function. Correct. Constant elasticity of substitution जो है उसने जनरलाइज्ड कर दिया है प्रोडक्शन फंक्शन को, यानी कि जैसे जैसे हम सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर्स की वैल्यू चेंज करते रहेंगे हमें परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्शन फंक्शन, कॉक डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन देखने के लिए मिलते रहेंगे। तो हमारा असर्शन क्या है, ट्रू है। तो हमें एक चीज पता चल गई, असर्शन ट्रू है, उसके बेसिस पे हम जितने ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं वो करते हैं। असर्शन इज फॉल्स, डी ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, ठीक है। बाकी हम अभी किसी भी ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। रीजनिंग क्या है, सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन हैज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन। देखिए अगर आप सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन की फुल फॉर्म को जानते हैं, सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन की फुल फॉर्म होती है कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्शन फंक्शन। तो इसके नाम में ही है कि जो इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन है वो कांस्टेंट होगा, इसके नाम में ही ये चीज छुपी हुई है। तो हमारा रीजन भी ट्रू हो गया, असर्शन भी ट्रू हो गया, रीजन भी ट्रू हो गया, तो हमारा सी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। और क्योंकि ये एक कॉन्स्टेंसी ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन रखता है, इसीलिए जो हमारा रीजन है दैट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम देखते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर द प्रोडक्शन फंक्शन Q इज इक्वल टू ए एल की पावर अल्फा के की पावर बीटा। बेटा ये कॉक डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है, टाइपिस्ट ने गलत कर दिया है, ए एल की पावर अल्फा के की पावर बीटा, द कोएफिशिएंट ए शोज मैनेजरियल एफिशिएंसी, करेक्ट। कॉक डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में ये जो ए होता है ये हमारा मैनेजरियल एफिशिएंसी दिखाता है। तो आंसर की तरफ चलते हैं, चूज द करेक्ट आंसर। हमको क्या करना है, करेक्ट आंसर चूज करना है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, तो जिसमें ऑप्शन ए नहीं है उसको हटा दीजिए। ऑप्शन ए चारों में है तो एक भी ऑप्शन आपका एलिमिनेट नहीं होगा। इफ अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन 1 देन द प्रोडक्शन फंक्शन एग्जिबिट इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। बिल्कुल सही बात है, अगर अल्फा प्लस बीटा 1 होता है तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल बताता है, सॉरी, इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 होता है तो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल बताते हैं। इफ अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 1 होता है तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल बताते हैं। इफ अल्फा प्लस बीटा लेस देन 1 है तो डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल बताते हैं। तो हमारा बी जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो जिस ऑप्शन में बी नहीं है उसको एलिमिनेट कर दीजिए। तो हमने क्या किया, सी को एलिमिनेट कर दिया।
मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल फॉर के इज गिवन बाय दिस। ये मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन है, करेक्ट। अभी हम कैलकुलेट करेंगे। द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इज गिवन बाय दिस। ये दोनों हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन क्या दिया हुआ है हमारा, प्रोडक्शन फंक्शन है Q इज इक्वल टू ए एल की पावर अल्फा के की पावर बीटा। हमको निकालना है एम आर टी एस एल के। इसका फॉर्मूला होता है एम आर टी एस एल के इज इक्वल टू एम पी एल डिवाइड बाई एम पी के। ठीक है, इतने में कोई कंफ्यूजन? तो हमें एमपीएल की वैल्यू निकालनी है, एमपीके की वैल्यू निकालनी है। तो एमपीएल की वैल्यू निकालिए। कैसे निकालेंगे, पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे इस पूरे फंक्शन को एल के रेस्पेक्ट में, यानी कि डेल एल बाई डेल क्यू। डेरिवेट कीजिए, ए एज इट इज आ गया, कांस्टेंट है, अल्फा नीचे आएगा, एल की पावर अल्फा माइनस वन के की पावर बीटा। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ए एल एल की पावर अल्फा, ये माइनस वन है तो हम नीचे एक एल को लेके जा सकते हैं, के की पावर बीटा। इसको लिखिए, मैं अल्फा को बाहर लेके आ रही हूँ, ए एल अल्फा के की पावर बीटा डिवाइड बाई एल। ये अगर आप देखेंगे कि ए एल की पावर अल्फा के की पावर बीटा, ये क्या आ गया मेरा क्यू, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगी, अल्फा क्यू बाई एल। ठीक है, एमआरटीएसएल के निकालने के लिए मुझे दोनों चाहिए, मुझे एमपीएल भी चाहिए, मुझे एमपीके भी चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, एमपीके निकालूंगी। जिस तरीके से मैंने पूरे फंक्शन को एल के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करके मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर निकाला था, सेम हम क्या करेंगे, पूरे फंक्शन को के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करके मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे। तो डेल के डिवाइड बाई डेल क्यू, अगेन दिस इज कांस्टेंट, ये ऐसे ही रहेगा, एल की पावर अल्फा के की पावर बीटा, इसको हम क्या कर सकते हैं, बीटा इंटू के की पावर बीटा माइनस वन। सिंपल डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ए की पावर अल्फा, इस बीटा को मैं बाहर ले आई। ठीक है, के की पावर बीटा, के की पावर बीटा माइनस वन है, इसको मैं लिख सकती हूँ के की पावर बीटा। ठीक है, जब एक्सपोनेंट्स में हमारा जो पावर होती है वो माइनस में होता है तो उसका मतलब वो डिवीजन में होता है। अगर के की पावर बीटा डिवाइड बाई के की पावर बीटा लिखा हुआ है तो मैं इसको लिख सकती हूँ बाय द रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स, के की पावर बीटा माइनस वन। ठीक है, इतने में कोई कंफ्यूजन, इज इक्वल टू बीटा ए की पावर एल की पावर ए इंटू एल की पावर अल्फा के की पावर बीटा, ये क्या है मेरा क्यू है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, बीटा इंटू क्यू डिवाइड बाई के। ठीक है, के की पावर बीटा माइनस वन है, ऊपर के की पावर बीटा रहा तो नीचे क्या हो गया, के। अगर के की पावर बीटा बाई के की पावर बीटा होगा तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, करेक्ट। अब हमें क्या निकालना है, एम आर टी एस एल के इज इक्वल टू एम पी एल डिवाइड बाई एम पी के। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, एम पी एल की क्या वैल्यू थी, अल्फा क्यू बाई एल, एम पी के की क्या वैल्यू थी, बीटा क्यू बाई के। सोल्व कर दीजिए, अल्फा बाई बीटा क्यू बाई एल इंटू के बाई क्यू, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया तो वैल्यू क्या आई, अल्फा बाई बीटा के बाई एल। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। द मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन फॉर ऑफ एल फॉर के इज गिवन बाई बीटा बाई अल्फा के बाई एल। के बाई एल करेक्ट दिया हुआ है लेकिन ये बीटा बाई अल्फा नहीं है, क्या होगा, अल्फा बाई बीटा के बाई एल। द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इज गिवन बाई दिस। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल हमने सबसे पहले निकाला था और वो क्या था, अल्फा क्यू बाई एल। ठीक है, नहीं सॉरी, ये मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर था। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल क्या था, बीटा इंटू क्यू बाई की,
बीटा इंटू क्यू बाई के विच इज करेक्ट। यानी कि केवल सी ऑप्शन गलत है, बाकी तीनों ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। यानी कि हमारा ए सही है, बी सही है, सी गलत है और डी सही है। तो ए, बी और डी ये तीनों सही हैं। ए, बी और डी ये तीनों ऑप्शन सही हैं। केवल इसमें एमआरटीएस जो है वो गलत दिया हुआ है। एमआरटीएस में इन्होंने बीटा बाई अल्फा दिया हुआ है, एक्चुअल में ये अल्फा बाई बीटा होता है। आई होप इतने में कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो गया सी। ठीक है, देखिए कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन हो गया, एवरेज फिक्स कॉस्ट हो गया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इनमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question is a leftward shift in labor demand curve is caused by labor demand। लेबर डिमांड डिपेंड करती है दो फैक्टर्स पे, एक वेजेस पे, दूसरा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पे। लेबर डिमांड हमारी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रही है, यानी कि लेबर डिमांड जो है वो हमारी कम हो रही है। लेबर डिमांड हमारी कम कब होगी? जब हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर की कम हो जाएगी। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर हमारी, ठीक है, जब हमारे लेबर्स जो होते हैं लेस प्रोडक्टिव हो जाते हैं, वो कम प्रोडक्टिव हो जाते हैं, वो इतना काम नहीं कर पाते हैं, इतनी एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर पाते हैं, तो फर्म क्या होता है कि उनकी डिमांड कम करती है और इस वजह से जो उनका डिमांड कर्व है वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, इतने में कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट क्वेश्चन, next question is given the total cost is equal to q cube minus 10q square plus 60q, what will be the minimum average cost? At what level of output will the minimum cost occur? Given the total cost क्या है, is equal to q cube minus 10q square plus 60q, what will be the minimum average cost? हमें क्या निकालनी है, मिनिमम एवरेज कॉस्ट क्या होगी, एट वॉट लेवल ऑफ आउटपुट विल द मिनिमम कॉस्ट अकर, और मिनिमम एवरेज कॉस्ट पे के लिए हमें कितना आउटपुट बनाना होगा, ये दो चीजें हमको बतानी है। हमें क्या दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट से एवरेज कॉस्ट निकालेंगे। तो एवरेज कॉस्ट कैसे निकालेंगे, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई क्यू इज इक्वल टू की क्यू क्यूब माइनस 10q स्क्वायर प्लस 60q डिवाइड बाई क्यू इज इक्वल टू, डिवाइड कीजिए, क्यू स्क्वायर माइनस 10q प्लस 60। मेरी एवरेज कॉस्ट क्या आ गई बेटा, मेरी एवरेज कॉस्ट आई है क्यू स्क्वायर माइनस 10q प्लस 60। अब मुझे क्या करना है, ये जो मेरी एवरेज कॉस्ट आई है मुझे इसका मिनिमम पॉइंट ढूंढना है। ठीक है, मिनिमम एवरेज कॉस्ट निकालनी है तो इसका मुझे क्या करना होगा, मिनिमम पॉइंट ढूंढना होगा। मैं इसका मिनिमम पॉइंट कैसे ढूंढती हूँ, मिनिमम पॉइंट ढूंढना हो, मैक्सिमम ढूंढना हो, हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं और उसको जीरो के इक्वल रखते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव कीजिए, डेरिवेटिव ऑफ एवरेज कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू क्यू, क्यू स्क्वायर को करेंगे 2q माइनस 10q इज इक्वल टू 0, इसको 0 के इक्वल रखिए, 2q माइनस 10q इज इक्वल टू 0, सॉरी 10q को डेरिवेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 10, 2q इज इक्वल टू 10, q इज इक्वल टू 5। तो हमें ये तो पता चल गया कि जो आउटपुट है वो हमारा 5 होना चाहिए। अब हमें पता चल गया कि हमारा आउटपुट 5 आ रहा है, तो जिसमें से हमारा आउटपुट 5 नहीं आ रहा है उन ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। इसमें हमारा आउटपुट 1 है, इसमें हमारा आउटपुट 1 है, इनको एलिमिनेट कर दीजिए। आउटपुट जो 5 है वो दो ऑप्शंस में आ रहा है, अगर किसी एक में आ रहा होता तो हम अभी इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, हमें एवरेज कॉस्ट निकालने की जरूरत नहीं थी, बट हमें अभी एवरेज कॉस्ट निकालने की जरूरत है। तो हम एवरेज कॉस्ट को निकालते हैं, एवरेज कॉस्ट एट आउटपुट लेवल 5। एवरेज कॉस्ट क्या है मेरी,
k स्क्वायर माइनस 10q प्लस 60। q की वैल्यू क्या है, 5 को सब्सटीट्यूट करना, इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 10 प्लस 60। 5 स्क्वायर 25 माइनस 50 प्लस 60, 85 माइनस 50 35। तो मेरी एवरेज कॉस्ट कितनी आ रही है, 35। एवरेज कॉस्ट 35, आउटपुट 5, ये क्या है मेरा फर्स्ट ऑप्शन। तो मेरा ऑप्शन ए क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, इतने में कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन द टोटल रेवेन्यू फंक्शन, टोटल रेवेन्यू इज 1400 क्यू माइनस 6 क्यू आर स्क्वायर एंड टोटल कॉस्ट फंक्शन इज total cost is equal to 1500 plus 80 q at q is equal to 100 यूनिट। हमें ये बताना है कि जब q 100 यूनिट है तो कौन सी कंडीशन ठीक होगी। देखिए, हमें ये समझ में आ गया सारे ऑप्शंस को देख के कि सारे ऑप्शन में मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट की बात हो रही है, यानी कि हमें मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट तो ड्राइव करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्यू है हमारे पास 100 यूनिट्स, ये गिवन है। ठीक है, टोटल रेवेन्यू क्या है, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू 1400 क्यू माइनस 6 क्यू स्क्वायर। इससे मार्जिनल रेवेन्यू निकालिए। मार्जिनल रेवेन्यू क्या आ गया, 1400 क्यू का क्या हो जाएगा, 1400 क्यू कांस्टेंट है, 6 क्यू स्क्वायर का डेरिवेटिव 12 क्यू, सॉरी, हाँ ठीक है। टोटल कॉस्ट क्या है हमारी, टोटल कॉस्ट हमारी है 1500 प्लस 80 क्यू। तो टोटल कॉस्ट से हम मार्जिनल कॉस्ट निकाल सकते हैं, दैट इज 80। ठीक है, अब देखिए ऑप्शंस पे नजर डालिए। तो ऑप्शंस पे नजर डालने के बाद मुझे एक बात तो पता चल गई कि मेरा ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। क्यों, क्योंकि मेरी भी मार्जिनल कॉस्ट 80 आ रही है और इन्होंने भी मार्जिनल कॉस्ट 80 लिखी हुई है। तो जिस ऑप्शन में बी नहीं है उसको एलिमिनेट कर दीजिए, ऑप्शन डी खत्म हो गया, क्योंकि हम मार्जिनल कॉस्ट को डिफाइन कर पा रहे हैं। बाकी तीनों ऑप्शन में बी है। अब हमें क्या करना है, हमें 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट पे कंडीशन देखनी है कि क्या कंडीशन निकल के आती है। तो मार्जिनल कॉस्ट 80 आ गया, मार्जिनल रेवेन्यू एट 100 यूनिट्स कितना आता है, 1400 माइनस 12, क्यू की जगह क्या लिख देंगे, 100। तो क्या हो गया, 1400 माइनस 1200 इज इक्वल टू 200। मेरा मार्जिनल कॉस्ट 80 है, मेरा मार्जिनल रेवेन्यू 200 है, यानी कि मेरा मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा है। तो मेरा ऑप्शन ए भी ठीक हो गया। क्या मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल है, नहीं। क्या मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से कम है, नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन कौन कौन से हुए, ए और बी। ए और बी जो है हमारे दो करेक्ट ऑप्शंस जो है वो हमें देखने के लिए मिले। इसी वजह से हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ये हमारा करेक्ट आंसर है, और जो ऑप्शन ए है उसको हम एग्जाम में टिक कर देंगे। ठीक है, इतने में कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन द प्रोडक्शन फंक्शन q is equal to 10 l की पावर 0.8 k की पावर 0.2, द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर एंड मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल आर गिवन बाई। अगेन आपको कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन गिवन है, आपको मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर एंड मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। वेरी इजी, वेरी सिंपल क्वेश्चन। प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, q इज इक्वल टू 10 की पावर 10 इंटू एल की पावर 0.8 k की पावर 0.2। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर निकालना है, यानी कि इसको हमको डेरिवेट करना है, किसके रेस्पेक्ट में करना है, एल के रेस्पेक्ट में। तो क्या होगा, जस्ट ए मिनट, हमको क्या करना है बेटा, इसको डेरिवेट करना है, किसके रेस्पेक्ट में करना है, एल के रेस्पेक्ट में। तो डेल क्यू डिवाइड बाई डेल एल। तो कीजिए 10 इंटू एल की पावर 0.8 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 0.8 एल 0.8 माइनस 1 के की पावर 0.2। अभी जो मैंने पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए ना, उसमें मैंने डेल एल डिवाइड बाई डेल क्यू कर दिया है, उसको सही कर दीजिएगा।
ये क्या है, डेल क्यू डिवाइड बाई डेल एल। आंसर आपके सेम है, उससे फर्क नहीं पड़ता, जस्ट लिखने का तरीका है। दिस इज द करेक्ट वे टू राइट। 10 इंटू 0.8 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 8 एल, 0.8 में से 1 गया तो माइनस का 0.2 के 0.2 इज इक्वल टू 8। ये एल माइनस में है तो हम क्या कर सकते हैं, के की पावर 0.2, जब पावर माइनस में होती है तो हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड में ले जाते हैं, और हमारी दोनों की पावर सेम है तो हम पूरे फ्रैक्शन की पावर लगा सकते हैं। ठीक है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर हमारा क्या आ गया, 8 के बाई एल 0.2, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, जिसमें ऑप्शन ए नहीं है वो हटा दीजिए। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालेंगे, इस पूरी इक्वेशन को के रेस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेट करना है। पार्शियली डेरिवेट कर दीजिए, डेल क्यू डिवाइड बाई डेल के इज इक्वल टू 10 इंटू, अब के की पावर क्या है 0.2, वो मल्टीप्लाई में आएगी, के 0.2 माइनस 1, एल की पावर 0.8, ये एज इट इज रहेगी क्योंकि इसको हमने कांस्टेंट मान लिया है। 10 इंटू 0.2 क्या हो गया, 2 के 0.2 माइनस 1 क्या हो गया, माइनस 0.8, एल की पावर 0.8 इज इक्वल टू 2 एल की पावर 0.8, ये के की पावर माइनस में है तो ये क्या हो जाएगी, नीचे हो जाएगी, डिवाइड बाई के 0.8। क्योंकि न्यूमरेटर की भी सेम पावर है, डिनोमिनेटर की भी सेम पावर है, तो हम पूरे के पूरे फ्रैक्शन की सेम पावर लिख सकते हैं, विच इज 2 एल डिवाइड बाई के की पावर 0.8। ठीक है, तो ये कहां पर गिवन है, 2 एल डिवाइड बाई के की पावर 0/8। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो गया है, और ऑप्शन ए और ऑप्शन सी आपके कौन से ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन बी में गिवन है। ठीक है, ऑप्शन बी में ए एंड सी गिवन है, और यही हमारे जो है करेक्ट आंसर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में कौन सा ऑप्शन सही होता है, टेक्नोलॉजी इज अज्यूम टू चेंज एज लेबर इनपुट चेंजेस, नहीं, उसकी शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की अजम्पशन होती है कि टेक्नोलॉजी रिमेन्स सेम, टेक्नोलॉजी जो है वो आपके चेंज नहीं होगी। टेक्नोलॉजी इज अज्यूम टू चेंज एज कैपिटल स्टॉक चेंज, नहीं, दोनों सेम ही बात है, यहाँ पे लेबर इनपुट लिखा हो, यहाँ पे कैपिटल। टेक्नोलॉजी इज अज्यूम टू चेंज पॉजिटिवली अंटिल डिमिनिशिंग रिटर्न्स एट इट, नहीं, ऐसी कोई भी चीज आपने नहीं पढ़ी है। टेक्नोलॉजी इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट फॉर ए गिवन प्रोडक्शन फंक्शन, इट राइट। टेक्नोलॉजी क्या होती है, हमारी कांस्टेंट होती है, तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, एज आउटपुट एक्सपेंड लॉ ऑफ नहीं है ये, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व फॉल्स, दिस इज ड्यू टू, this is cost, this is output, and this is long run average cost। ठीक है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है, इसमें क्या होता है, जैसे जैसे हमारा आउटपुट बढ़ता है तो हमारी कॉस्ट कम होती है, ये हमारा होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से, और इसका दूसरा नाम जो होता है वो होता है डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। फिर एक मिनिमम पॉइंट पे पहुंचता है, मिनिमम एफिशिएंट स्केल को टच करता है, उसके बाद में जो कॉस्ट कर्व होता है वो अपवर्ड होना शुरू हो जाता है, यानी कि कॉस्ट आपकी बढ़नी शुरू हो जाती है, ये होता है डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से, या फिर आप इसको इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल भी, सॉरी, इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री बोल सकते हैं, और ये डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री। ठीक है, तो कॉस्ट जब हमारी कम हो रही है तो वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से कम हो रही है, और कॉस्ट जब हमारी बढ़ रही है तो वो डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से बढ़ रही है। मैंने आपको दोनों बता दिए हैं, एज आउटपुट एक्सपेंड लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का फॉल्स, दिस इज ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल।
ठीक है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से हमें ऐसा देखने के लिए मिलता है, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से ए एंड बी, दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ए और बी, उनका सेम प्राइस है। प्राइस क्या है? सेम है। द लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी फॉर प्रोड्यूसिंग गिवन लेवल ऑफ आउटपुट विल बी अचीव्ड एट ए पॉइंट। ओके, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, जब भी हम लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन का मतलब है कि हमें निकालना है प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम। ठीक है, और प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पर एस्टैब्लिश होता है? प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम उस पॉइंट पे एस्टैब्लिश होगा वेयर MRTS LK इज इक्वल टू ईदर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर डिवाइड बाय मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, या फिर इनके इनपुट प्राइसेस इज इक्वल टू W/R। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? इनपुट प्राइसेस की बात कर रहे हैं। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होगी? MRTS LK इज इक्वल टू W/R। और हमें यह पता है कि प्राइसेस सेम है, यानी कि W भी 10 है और रेंटल जो कैपिटल का रेंटल इंटरेस्ट है वो भी 10 है। तो अगर ये सेम है तो हमारा क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर भी सेम है, डिनोमिनेटर भी सेम है, तो फ्रैक्शन को कट करके हमेशा क्या आने वाला है? 1, क्योंकि ये MRTS है तो क्या होगा? माइनस का 1। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया? करेक्ट ऑप्शन हमारा आ गया इसमें बी। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या आया? करेक्ट ऑप्शन हमारा इसमें आ गया बी, क्योंकि हमारे जो ऑप्शंस हैं वो क्या है बेटा? सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following condition prevail in the long run equilibrium of industry for achieving optimal resources allocation? लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम की बात हो रही है इंडस्ट्री की। द आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड एट द मिनिमम फिजिबल कॉस्ट। करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। हम आउटपुट को जो प्रोड्यूस करते हैं वो मिनिमम फिजिबल कॉस्ट पे प्रोड्यूस करते हैं, और हम उस कॉस्ट पे प्रोड्यूस करते हैं जो कि मिनिमम एफिशिएंट स्केल भी होता है, विच इज ऑफ द ऑप्टिमम लेवल। यानी कि अगर आप इससे प्लांट को स्विच करेंगे तो इसके बाद में जो आपकी कॉस्ट है वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, आपकी जो कॉस्ट है वो कम नहीं होगी। तो ऑप्शन ए क्या है हमारा? सही है। और हमें क्या करना है? करेक्ट ऑप्शन को ढूंढना है। तो जिस भी ऑप्शन में ए नहीं है उसको एलिमिनेट कर दीजिए। ऑप्शन सी और डी में ए नहीं है, इसको दोनों को एलिमिनेट कर दीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन, कंज्यूमर पेज द मिनिमम पॉसिबल प्राइस विच जस्ट कवर द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। करेक्ट। देखिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए ना आपको लॉन्ग रन का इक्विलिब्रियम समझना पड़ेगा। ठीक है, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम कैसे? यहाँ पे आपका क्या है? प्राइस एंड कॉस्ट, दिस इज आउटपुट। लेट्स से इंडस्ट्री ने प्राइस डिसाइड किया ओपी, तो इस प्राइस पे हमने क्या किया? एवरेज रेवेन्यू, प्राइस लाइन ड्रॉ कर दी, इस पे एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल है। एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, और ये मेरा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट हो गया, और इसी के मिनिमम पॉइंट पे लॉन्ग रन मिनिमम कॉस्ट जो है वो कट करती है, और इन दोनों के इंटरसेक्शन पे मेरे को इक्विलिब्रियम आउटपुट मिलता है। यानी कि लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है? प्राइस इज इक्वल टू लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मिनिमम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। दिस इज द कंडीशन। ये मैंने डायग्राम के थ्रू आपको सेम कंडीशन जो है वो समझाई है। ठीक है, तो बी करेक्ट है, ए और बी दोनों में है। नेक्स्ट इज प्लांट्स आर यूज्ड एट फुल कैपेसिटी इन द लॉन्ग रन। करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। प्लांट्स जो होता है उसको हम अपनी पूरी की पूरी जो कैपेसिटी होती है उस पे इस्तेमाल करते हैं। करेक्ट। फर्म्स अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स नहीं, लॉन्ग रन में जो
इंडस्ट्री में फर्म्स होती हैं, दे ओनली अर्न नॉर्मल प्रॉफिट, ना तो वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को अर्न करती हैं और ना ही उनमें लॉसेस होते हैं। चलिए, सॉरी, फर्म्स अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं, तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो डी ऑप्शन हमारा नहीं होना चाहिए ऑप्शन में, ठीक है। अब देखिए हमारा आंसर तो इसका अभी भी निकल जाएगा, क्योंकि जो सी ऑप्शन है उसमें सी गिवन ही नहीं है, ये सी वाला पॉइंट गिवन नहीं है, जबकि करेक्ट आंसर में सी होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, सी हमारा एलिमिनेट हो गया, और जो डी है वो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो आ गया है। परफेक्ट कॉम्पिटेटिव फर्म्स एंड प्राइस मैकेनिज्म ऑपरेट, इसका कोई मतलब ही नहीं है, हम अपने ऑप्शन पे जो है वो पहुंच चुके हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारा डी हो गया। आई होप इतने में कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। अगर इतने में कोई भी कंफ्यूजन आपको है तो आप प्लीज मुझे बताइए, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे होंगे, यू आर लाइकिंग द लेक्चर्स, ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद द फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके आप हमारे सब्सक्राइबर जो हैं उनको 50 तक लेकर आइए, ताकि हम लाइव क्लास ले सके और आपसे डेली बेसिस पे कनेक्ट हो सके। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, सी यू सून।